मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर छठा है, जिसमें आपका टॉपिक दे रखा था रासायनिक अभिक्रिया पर। तो अभी तक अपन रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न टाइप के प्रकार अपन स्टडी कर रहे हैं और 3-4 आपने स्टडी किए थे, जिसमें आपने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या तीव्रतामान अभिक्रिया किस प्रकार संभव होती है उसके बारे में आपने स्टडी की। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं एक नई कैटेगरी की अभिक्रिया है, वो है उत्कर्णीय तथा अनुत्कर्णीय अभिक्रिया किस प्रकार से संभव होती है, क्या इसमें अंतर होता है और क्या इन अभिक्रिया की विशेषता होती है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। जनरली आप देखते हैं उत्कर्णीय अभिक्रिया, पहले अपन इसकी बात करते हैं उत्कर्णीय अभिक्रिया। उत्कर्णीय अभिक्रिया क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है और उत्पाद क्रियाकारक में कन्वर्ट होता है। तो दोनों मतलब दो पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया होती है। शॉर्ट में अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं क्रियाकारक कन्वर्टिंग टू उत्पाद, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। तो अपन इस दी हुई द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। जनरली शॉर्ट में आपके उत्कर्णीय अभिक्रिया की परिभाषा दर्शाए। उत्कर्णीय अभिक्रिया क्या होती है? शॉर्ट में आपके जहाँ पे आप डबल तीर दे रखा हो वहाँ पे हमेशा ये दिमाग में रखना, यह अभिक्रिया उत्कर्णीय अभिक्रिया कैटेगरी की है। उत्कर्णीय कैटेगरी की अभिक्रिया है, अर्थात उसमें रासायनिक परिवर्तन विशेष करके नहीं हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बन जाता है, डायरेक्ट नया पदार्थ बनने के बाद में वापस को कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, परंतु उसमें विशेष परिस्थिति रहने पर कन्वर्ट हो जाता है। तो अर्थात अपन कह सकते हैं इसमें भौतिक परिवर्तन का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो देखिए रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट इनटू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट, ये प्रोसेस कन्वर्ट का चलता रहता है जनरली। तो देखिए आपको परिभाषा पूछे तो परिभाषा क्या हो जाएगी? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकार अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में विशेष स्थिति विशेष कंडीशन आपने मान लो चेंज कर ली, देन परिस्थितियां विशेष परिस्थितियां बदलने पर पुनः उत्पाद क्रियाकारक में बदल जाता है, उसे उत्कर्णीय अभिक्रिया कहते हैं। बात दिमाग में रहेगी। क्या लिखा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, परंतु विशेष स्थिति कंडीशन क्या दे रखी है? विशेष स्थिति में स्थिति बदलने पर पुनः उत्पाद क्रियाकारक में बदल जाता है, उसे उत्कर्णीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्कर्णीय अभिक्रिया द्विदिशीय गमन करती है। कितने दिशा में? दोनों दिशा में, एक बार आगे की जाएगी और एक बार पीछे की होगी। द्विदिशीय गमन करती है। इसका संकेत आपके डबल तीर, दो और तीर द्वारा दर्शाया जाता है। तथा इंपॉर्टेंट बात यह, इसमें क्रियाकारक एवं उत्पाद दोनों की सांद्रता समान होती है। ये बराबर का सुनारक है, क्रियाकारक बराबर उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? बराबर होती है। दिमाग बात रखना। जैसे एग्जांपल बेस पे दे रखा है समझाने के लिए, मान लो ए और बी कोई क्या है आपके क्रियाकारक है, अभिक्रिया करके C+D उत्पाद जनरेट करते हैं। A प्लस बी ने क्रिया की और C और D उत्पाद बनाए। तो A क्रियाकारक से उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए अग्र अभिक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो रही है? अग्र अभिक्रिया। और पक्ष अभिक्रिया क्या होगा? जो प्रोडक्ट बन रखा है वापस वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट। तो इस प्रकार से अग्र अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करती है और पक्ष अभिक्रिया क्या प्रदर्शित करती है, ये आपको बात है। देखिए जब साम्यावस्था होगी, साम्यावस्था की कंडीशन होगी, तब अग्र अभिक्रिया को लिखा है वेग मतलब रेट, किस स्पीड से अग्र अभिक्रिया संपन्न हो रही है? रेट ऑफ फॉरवर्डिंग रिएक्शन। एफ उसका संकेत लिया, क्या लिया है? एफ उसका संकेत, फॉरवर्डिंग रिएक्शन का संकेत आपने एफ ले रखा है। और पक्ष अभिक्रिया का संकेत ले रखा है बैकवर्ड अभिक्रिया, पक्ष अभिक्रिया बी। इन दोनों अभिक्रिया का वेग क्या होगा? समान होगा। दोनों का अभिक्रिया वेग क्या होगा? समान। इसमें क्रियाकारक
एवं उत्पाद दोनों की सांद्रता क्या होती है, कॉमन देखने को मिलती है। क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार से अपन जनरली देखते हैं। तो अग्र अभिक्रिया तो ये दर्शाती है कि क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है, और पक्ष अभिक्रिया ये दर्शा रही है कि उत्पाद है पुनः क्रियाकारक में बदलता हुआ प्रदर्शित हो दर्शाया गया है। तो उत्कर्ण में अभिक्रिया का मैटर आपके दिमाग में आया होगा कि उत्कर्ण में अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से संबंध होती है, क्या उदाहरण है। तो जैसे उदाहरण मैंने दे रखा है, अमोनिया प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं अमोनिया बनती है, और विशेष कंडीशन में पुनः नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में अपघटित भी हो जाती है। जल के साथ में कार्बोनिल अम्ल को मिलाते हैं, देन आपके हाइड्रोनियम प्लस बाइकार्बोनेट आयन जनरेट होते हैं। क्या बनते हैं, बाइकार्बोनेट आयन जनरेट होते हुए दिखाए गए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं जनरली अलग अलग अभिक्रिया की अलग अलग विशेषता होती है, उसमें आपने एक पॉइंट को कवर किया है। उत्कर्ण में अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या इसके गुणधर्म होते हैं, उसको आपने पढ़ा, दिमाग बात रहेगी। एक बार पुनः दूसरा रहा, फिर बाद में अपन बात करने जा रहे हैं अनुत्कर्ण में अभिक्रिया के सेकंड पर। देखिए उत्कर्ण में अभिक्रिया को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको ऊपर सबसे ऊपर लिख रखा है कि क्रियाकारक कन्वर्ट इनटू उत्पाद, डबल तीर के द्वारा आपको दर्शाया गया है। फिर लैंग्वेज के रूप में लिखना हो तो लैंग्वेज के रूप में क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति बदलने पर पुनः उत्पाद क्रियाकारक में बदल जाता है, उसे उत्कर्ण में अभिक्रिया कहते हैं। बात दिमाग में रहेगी। उत्कर्ण में अभिक्रिया द्विदिशीय गमन करती है। द्विदिशीय मतलब दोनों दिशा में, अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों दिशा में गमन करती है। संकेत डबल तीर द्वारा दर्शाया गया है, तथा क्रियाकारक बराबर उत्पाद की सांद्रता होती है। A प्लस बी क्रियाकारक दे रखा है, अग्र अभिक्रिया के दौरान C प्लस डी उत्पाद बनेगा, परंतु विशेष स्थिति बदलने पर आपके C प्लस डी उत्पाद है वो पुनः पक्ष अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक में कन्वर्ट हो जाते हैं। साम्य अवस्था में दोनों अभिक्रिया का वेग बराबर होता है और क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता समान बनी रहती है। उदाहरण नाइट्रोजन का एक तो समझा रखा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है, और दूसरा उदाहरण दे रखा है जल के साथ में कार्बोनिल अम्ल को डिजोल्व करते हैं तो आपके हाइड्रोनियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन जनरेट होते हैं। तो इस प्रकार से आपने स्टडी की। आगे अपन सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं अनुत्कर्ण में अभिक्रिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अनुत्कर्ण में अभिक्रिया क्या होती है उसको अपन डिस्कस करें। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए आगे देख रहे हैं आप उत्कर्ण में अभिक्रिया के बारे में आपने स्टडी की। अब अनुत्कर्ण में अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं। अनुत्कर्ण में अभिक्रिया तथा उत्कर्ण में अभिक्रिया एक दूसरे क्या है, रिवर्सिबल। वो तो क्रियाकारक उत्पाद में बदल सकता है, उत्पाद क्रियाकारक में बदल सकता है। तो सारा प्रोसेस उत्कर्ण में अभिक्रिया तो होता है, परंतु अनुत्कर्ण में अभिक्रिया में क्रियाकारक उत्पाद में ही बदल सकता है। किसी भी कंडीशन में उत्पाद क्रियाकारक में नहीं बदलेगा वापस, ये ध्यान दें। तो इसको मैंने शॉर्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है अनुत्कर्ण में अभिक्रिया को डायरेक्ट क्रियाकारक कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, एक सिंगल तीर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक अभिक्रिया करके एक बार उत्पाद बना देते हैं तो किसी भी स्थिति में पुनः उत्पाद को क्रियाकारक में नहीं बदल सकते हैं, उसे अनुत्कर्ण में अभिक्रिया कहते हैं। बात दिमाग में रहेगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बार क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना देते हैं तो उसे पुनः किसी भी स्थिति में उत्पाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे अनुत्कर्ण में अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक की सांद्रता हमेशा अभिक्रिया होने के दौरान घटती रहती है तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अनुत्कर्ण में अभिक्रिया एक दिशा गमन करती है तथा इसका संकेत सिंगल तीर द्वारा दर्शाया गया है। दिमाग बात रहेगी। अनुत्कर्ण में अभिक्रिया एक तीर द्वारा दर्शाते हैं क्योंकि ये एक दिशा में गमन करती है। देखिए आगे एग्जाम्पल, कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, CO2 गैस बनती है।
तो एक बार CO2 गैस बन गई तो पुनः किसी भी कंडीशन में वापस ऑक्सीजन और कार्बन में उसको कन्वर्ट अपन नहीं कर सकते। जैसे मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करने पर CO2 गैस तथा जल बन जाता है, तो पुनः CO2 प्लस जल की रिएक्शन करवा के पुनः अपन मीथेन व ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, शायद कुछ भी कंडीशन जनरेट कर लो। तो ऐसी अभिक्रिया की भिन्न भिन्न अभिक्रिया की क्या होती है, विशेषता होती है। सारी अभिक्रिया मैक्सिमम देखे 90% अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय बेस पे नहीं होकर आपके अनुत्क्रमण प्रक्रम द्वारा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो आपको एग्जाम में कभी बार पूछते हैं तो उसका मैटर आपके दिमाग में होना नेसेसरी है। अब अगली अभिक्रिया अपने सामने पेश होने जा रही है, वो है ऑक्सीकरण तथा अपक्षय अभिक्रिया क्या होती है उसको अपने स्टडी करते हैं। तो उनको स्टडी करने से पहले इस मैटर का पुनः आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अपक्षय अभिक्रिया। देखिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपके। देखिए जनरली अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपक्षय अभिक्रिया को देखें तो पूरे केमिकल रिएक्शनों के अंदर इसका विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जनरली ऐसी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती जहाँ पे ऑक्सीकरण तथा अपक्षय अभिक्रिया देखने को नहीं मिलती। ऑक्सीकरण और अपक्षय अभिक्रिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर अभिक्रिया में देखने को मिलती है। मैक्सिमम प्रोसेस देखा गया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है और अपक्षय अभिक्रिया क्या होती है उसको अपन तुलनात्मक रूप से एक एक चीज को स्टडी करते हुए आपको बता रहे हैं। जैसे जनरली आप जानते हैं जैसे दो क्रियाकारक होते हैं, क्या होते हैं, दो क्रियाकारक A प्लस B दो क्रियाकारक है और C कोई मान लो आपको प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक का क्या बनेगा आपके एक क्रियाकारक में तो आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी और दूसरे क्रियाकारक में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, अपक्षय अभिक्रिया। तो इनको कंबाइंड रूप से इस प्रकार से संपन्न होने वाली अभिक्रिया को एक ही क्रियाकारक या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करके ऑक्सीकरण तथा अपक्षय अभिक्रिया को कंबाइंड रूप से प्रदर्शित करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किस अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है। आपको कई बार एग्जाम में पूछते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम के बेसिस से। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। तो आप क्या कहना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक होते हैं उसमें एक में ऑक्सीकरण तो दूसरे में अपक्षय अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या तो इस भाषा में लिखो या अपने सिंपल सी भाषा में आप लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपक्षय अभिक्रिया साथ साथ संपन्न होती है उसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपक्षय दोनों साथ साथ अभिक्रिया संपन्न होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दिमाग बात रखना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपक्षय क्या होती है, उसको अपन तुलनात्मक रूप से दोनों को स्टडी करते हैं। 4-5 पॉइंटों पे आपका पूरा मैटर दे रखा है, एक एक चीज को अपन व्यवस्थित रूप से समझते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का संयोजन होना, संयोजन होता है। जैसे मैग्नीशियम धातु था उसके साथ में ऑक्सीजन आके जुड़ गई तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो क्या हुई, जुड़ी हुई है ना। तो किसी भी कंडीशन में जहाँ पे भी आपके ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखाई देती है वहाँ पे आपके ऑक्सीजन अभिक्रिया संपन्न होती है। और अपक्षय में रिवर्सिबल ऑक्सीजन का वियोजन होना, ऑक्सीजन निष्कासित होगी। जैसे पहले तैयार करना पोटेशियम क्लोराइड तैयार करना, जैसे आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन इससे क्या होगी, मुक्त होगी। तो ये अभिक्रिया कौन सी संपन्न हो जाएगी, अपक्षय अभिक्रिया। तो अपन जनरली कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपक्षय अभिक्रिया को समझाइए। तो इसमें काफी पॉइंट होते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन निकलती है, जिसमें ऋण विद्युत तत्व जुड़ता है, धन विद्युत तत्व निकलता है। ऐसे कई प्रकार के पॉइंट आप 6-7 पॉइंटों को आप डिस्कस करते हुए लिख के फिर आप उसको समझा सकते हैं। तुलनात्मक साफ में लेना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमेशा हाइड्रोजन क्या होगी, निकलेगी, वियोजन होना, हाइड्रोजन का वियोजन होना और वहां पे हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे यहाँ पे तैयार की थी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तैयार की थी, क्या तैयार की थी,
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तैयार करेगी। अब जब हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तब आपके हाइड्रोजन सल्फर से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फर से क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो आपके क्या बन जाएगा, जल वाष्प बन जाती है और सल्फर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो सल्फर से हाइड्रोजन क्या हुई, डायरेक्ट कंडक्ट हटी है ना, बात दिमाग मारी है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुई, सल्फर से निष्कासित हुई। देन आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो रही है। आगे देखते हैं विद्युत धन तत्वों का निष्कासन होना। धन विद्युत तत्व यहाँ से क्या, जैसे पोटेशियम आयोडाइड तैयार करना, पोटेशियम पॉजिटिव आर्टिकल है तो वहां से पोटेशियम डायरेक्ट हट जाता है और ओनली फॉर आयोडीन रह जाता है। तो यहाँ पे आयोडीन से पोटेशियम हटा, इसका मतलब ये आपके कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दिमाग बात है, जबकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है आपके हाइड्रोजन विकरण अभिक्रिया रखी, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजन विकरण। अब इसमें विद्युत धनी तत्व जुड़ता है, क्लोरीन था, इसके साथ में आके मैग्नीशियम जुड़ जाता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस जनरली 3-4 पॉइंटों में आपने देखा कि 3 पॉइंट आपने पढ़े कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, विद्युत धन तत्व का जुड़ना, तो ये अभिक्रिया हो जाती है आपकी कौन सी, ऑप्शन, और इसकी रिवर्सिबल कौन सी हो जाती है, ऑक्सीकरण। अब आगे 2-3 बेस पे और आपके दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन पर आता है। इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन मान लो जुड़ रहा है, दे रहा है, घट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। और एक आप देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अकॉर्डिंग, ऑक्सीकरण अंक के अनुसार कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो 2 पॉइंटों को और अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले जो आपके सामने जितना मैटर दे रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपने मैटर को बढ़ा रहे हैं। हो गया आपका स्क्रीनशॉट, देखिए ऑक्सीकरण ऑप्शन पर आधारित कुछ 2-3-4 पॉइंट और थे, उसको भी अपन डिस्कस कर रहे हैं ताकि पूरा आपको मैटर अपडेट हो जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमेशा धन विद्युत तत्व तो हटता है और ऋण विद्युत तत्व क्या होता है, जुड़ता है। जैसे कॉपर था, कॉपर के साथ में क्लोरीन आके जुड़ गई तो क्या हो गया, क्यूप्रिक क्लोराइड हो गया। और आपके दे रखा है ऑप्शन अभिक्रिया में फेरस क्लोराइड था, वो फेरिक क्लोराइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक क्लोराइड था वो किस में जाएगा, फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन वहां से क्या होती है, हटती है। पहले क्लोरीन फेरस के साथ में 3 जुड़ रखी थी, वहां पे फिर अभिक्रिया संपन्न होने पर 2 ही रहती है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋण विद्युत तत्व क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अगला पॉइंट दे रखा है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। इलेक्ट्रॉन का त्याग होना हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना हमेशा अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे सोडियम था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और प्लस आवेश आया, इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, माइनस आवेश आया, इसका मतलब उसमें अपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद में ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, बढ़ता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और कमी होती है तो अपचयन अभिक्रिया देखी जाती है। सोडियम शुरुआत में ऑक्सीकरण अंक होता है क्या, किसी कंपाउंड में उपस्थित आवेश ही उसको ऑक्सीकरण अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवेश ही ऑक्सीकरण अंक, इसको आप विस्तार रूप से अगली क्लास में आपको मैटर अध्ययन होगा, उसमें आप देखोगे कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, किस प्रकार से निकालते हैं, काफी चीजों आप डिस्कस करेंगे। तो ये था आपके ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पर आधारित मैटर, उसको आपने अध्ययन किया। अब देखते हैं 2 वर्ड और आते हैं, एक होता है अपचय और एक होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कौन सा होता है और अपचय कौन सा होता है। जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, 2 क्रियाकारक आपने ले रखे, एक क्रियाकारक में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी और दूसरे में अपचयन अभिक्रिया संपन्न होगी। जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है वो तो होता है अपचय, और जिसमें अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है वो होता है आपके ऑक्सीकरण। ध्यान रखना, दोनों वर्ड के रिवर्सिबल काम होगा। इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, उसमें हमेशा उसकी प्रॉपर्टी या हमेशा वो किसका करेगा, अपचय का व्यवहार करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा वो हमेशा ऑक्सीकारक का व्यवहार करेगा। ये आपको थोड़ा बहुत मैटर ये भी याद होना नेसेसरी कि ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचय क्या होता है। कि मान लो A + B दो क्रियाकारक दे रखे हैं, अभिक्रिया होने के दौरान आपके C + D उत्पाद होता है, तो यहाँ पे एक उत्पाद इसमें स्वतंत्र हो रहे हैं और ये मान लो किसमें भी हो, तो एक का तो होगा हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी और एक में क्या होगी अपचयन। जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होगी
ऑक्सीजन अभिक्रिया से हो रही वो हमेशा क्रियाकारक में हमेशा किसका काम करेगा? ऑक्साइड का। और जिसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया संपन्न हो रही है जिस क्रियाकारक में वो हमेशा किसका व्यवहार करेगा? ऑक्सीकारक। ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना, कभी कभार आपको पूछ सकता है। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन अभिक्रिया की पहचान आपको पढ़ने आने से बहुत सारे मैटर आपके रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं किसमें ऑक्सीकरण हुई किसमें ऑक्सीजन हुई। तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को आप कवर करते हुए पूरे मैटर को कर सकते हैं। अब आपकी एक वीडियो लेक्चर का आपके मैटर इस टॉपिक पर बसा है, वो है आपके क्या? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किस प्रकार के होते हैं, क्या भूमिका होती है, उसको अपन विस्तार रूप से स्टडी अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो ये था आज का आपका वीडियो लेक्चर। सारे वीडियो लेक्चर व्यवस्थित रूप से स्टडी करें, समझें, जो कोई कंफ्यूजन डाउट डायरेक्ट को पूछ के क्लैरिटी खुद में क्लैरिटी लाएं, किसी प्रकार कंफ्यूजन न रखें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि पढ़ाई आपकी कंटिन्यू बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।